बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था। चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने सारा कंप्लीट थ्योरेटिकली एंड कॉन्सेप्चुअली देख लिया था। अब बेसिकली हम लोग उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं सॉल्व करके चला गया था। अब मैं क्विकली एक नजर आपको बताऊंगा कि इनके सोल्यूशन किस तरह से होने थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि आप सबसे पहले अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन हैं तो आप उनके स्लोप की वैल्यू फाइंड करें। तो मैं सबसे पहले इनके स्लोप की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो देखिए इसके स्लोप की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू 1 + 2 डिवाइडेड बाय 4 + 1। तो देखिए इसके स्लोप की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास। बेटा यहीं पे आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऑप्शंस के पास जल्दी से जाओ, पूछो किसके स्लोप की वैल्यू 3/5 है। तो आपको ऑप्शन ए ने क्या कहा कि भाई इसके स्लोप की वैल्यू 3/5 है। ऑप्शन बी ने क्या कहा 7/6 है। ऑप्शन सी ने क्या कहा, ऑप्शन डी ने आपसे क्या कहा कि इसके स्लोप की वैल्यू, आपने कहा ये इक्वेशन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। कुछ भी नहीं करना, राइट, और आपका क्वेश्चन सॉल्व। भाई कोई पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुका हूं, एक ही करेक्ट आंसर है, नन ऑफ दिस का ऑप्शन भी नहीं है। पॉइंट्स पुट करने की जरूरत नहीं है आपको। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट 14 पे गए, कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट 16 and 2 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनाकर दो जो ओरिजिन से पास करे और साथ में 16, 12 and 6 उसका पॉइंट हो। इस पॉइंट पर भी सेटिस्फाई करती हो। पॉइंट अगर ओरिजिन से पास करेगी तो x की क्या वैल्यू है 0, y की क्या वैल्यू है। मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूं फर्स्ट में और इसको 0 करूं तो 0 इज इक्वल टू 12। नहीं, गलत करो। यहां पे अगर पुट करूं, लेकिन अगर यहां पे पुट करूं पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0, 0, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो रही है। मैं जाकर x को 6 पुट करें तो y की वैल्यू क्या, नहीं सॉरी, x को 12 पुट करें तो देखिए 12 into 0.5 इज इक्वल टू y की वैल्यू 6 है। क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ये इसका आंसर था। क्लियर? yes, इसी तरह से फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस एट 4 एंड x एक्सिस एट। तो भाई x y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है तो बेसिकली ये y इंटरसेप्ट है। x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये उसका x इंटरसेप्ट है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन बतानी है तो स्लोप की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो हमारे पास आ जाएगा -4 ये याद है -y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट। तो यहां से देखिए मेरे पास वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो ये स्लोप की वैल्यू होनी चाहिए। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से पूछा कि भाई इसमें स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, तो इसमें स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है -1/2। मैंने बी ऑप्शन से पूछा, इसमें स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास -2। इससे स्लोप की वैल्यू पूछी तो इससे स्लोप की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, इससे स्लोप की वैल्यू पूछी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इतनी सीधे लगती है क्वेश्चन को सॉल्व करना, राइट। और इस किस्म का नॉलेज होना चाहिए आप लोगों के पास, तो आप लोग ना लकीर के फकीर नहीं बन जाना, स्मार्ट वर्किंग करनी। एमसीक्यूज हैं आपके, ऑप्शन खुद आपको, आप देखें क्या ऑप्शन खुद नहीं बता रहे थे, सिर्फ यहां तक पहुंचने की जरूरत होती है कि मैं ये देखूं कि यार कौन सा ऑप्शन क्या है। और हमारे अब क्या ऐसे क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे, मैंने अभी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या आपको कहीं पे डाउट है कि ऑप्शन गलत है, तो कंफर्म है कि मेरा पेपर पास है। उधर बैठे हुए आप कहोगे पेपर पास है, मैं आपको रिजल्ट का वेट करने की जरूरत नहीं है। आप भाई नेक्स्ट सेशन में आके बिल और टैक्स ये पढ़ना शुरू कर दो सितंबर अटेम्प्ट के लिए। अपनी अटेम्प्ट ना जाया करो, आप कुछ ऐसा करो आप। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16। तो बेटा यहां पर भी इक्वेशन के जरिए बेसिकली इनडायरेक्टली उसे आपको एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट बता दिए। ये 5 वाई इंटरसेप्ट है, ये 2 एक्स इंटरसेप्ट। इक्वेशन बतानी है मैंने, तो यहां से अगर इसके स्लोप की वैल्यू फाइंड करूं तो -5y। मैंने इसी इक्वेशन से पूछा स्लोप की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो क्या आंसर आ रहा है -2/5। यहाँ पे देखो आंसर क्या आ रहा है, यहां पर देखें मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, और यहां पर देखें क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपके पास। बी
बी ऑप्शन। क्लियर हो गया? इसी तरह से क्वेश्चन सबको क्लियर है ना? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू, मुझे पता चल गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप की वैल्यू 0 होगी। क्लियर? और हमेशा याद रखिए बेटा, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन की अपवर्ड है तो पॉजिटिव, पॉइंट ऑफ ओरिजिन की डाउनवर्ड है तो ये कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। इसी तरह अगर कोई लाइन वर्टिकल है तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन की राइट हैंड साइड पर है तो कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर है तो कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव होगी। इसने क्या कहा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैंने सोचा y इज इक्वल टू कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, बाय बाय, डन। अब क्या कहता है? एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट बिलो एक्स एक्सिस, तो मुझे पता चल गया, डन। इतनी से क्वेश्चन का आंसर। ओके, देखो मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैंने कोई रफ वर्क नहीं किया, इवन के जरूरत पड़ी मैं कैलकुलेटर उठा लूंगा। यही काम आप लोगों ने करना है और आपका पेपर पास हो। नेक्स्ट देखें, कॉस्ट बिहेवियर से रेलेवेंट इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह शामिल किए गए थे, जैसा कि फर्म्स फिक्स्ड कॉस्ट आर दिस, वेरिएबल कॉस्ट 5.6, then how much unit can be produced in total cost of rupees, तो y is equal to mx plus c। ओके, वहां से आपको पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये देखें टोटल कॉस्ट 356,000 इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट 5.6, नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने बताने हैं प्लस 188,000, 30,000। क्वेश्चन सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं सेलिंग प्राइस 10 रुपीज है, 6 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है, 5,000 मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा? हम लोगों ने पढ़ा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल 1250। ब्रेक इवन पॉइंट है इसका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आता है? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं फैक्ट्री 300 यूनिट 900 यूनिट प्रोड्यूस करती है एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 7800 एंड 1140। कहते हैं अगर सेलिंग प्राइस 8 रुपीज है तो बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? अब यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें ना, दो डिफरेंट एक्टिविटी लेवल पर उनकी टोटल कॉस्ट बताई गई है। तो मुझे भाई इससे पहले वाले क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट अलग बताई, फिक्स्ड कॉस्ट अलग बताई, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना इजी था मेरे लिए। लेकिन जहां पर टोटल कॉस्ट है, अब मैं इसको अलग करूंगा, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने के लिए मैंने स्लोप का फार्मूला अप्लाई कर देना है, लेकिन उसके लिए मैं सबसे पहले देखूंगा कि अगर 300 यूनिट्स हैं तो उसकी कॉस्ट, तो बेटा ये फर्स्ट पॉइंट बन गया। फिर 900 यूनिट्स हैं तो इनकी कॉस्ट, अब यहां से मुझे पता चल गया कि भाई मेरे पास 11400, ये फ्रैक्शन ना पहले ऑन कर लिया करें, नेगेटिव का साइन लगाने के बाद अगर आप लोग ऑन करेंगे ना तो फ्रैक्शन ठीक से अप्लाई नहीं होती, सारी वैल्यू के ऊपर नहीं जाती, फिर वो 7800 के ऊपर आ जाती सिर्फ। इसी तरह से डिवाइडेड बाय 900 माइनस 300, और पेपर करते हुए आइंस्टाइन के खानदान से ताल्लुक रखने की जरूरत जरा भी नहीं है, आप लोग कैलकुलेटर उठा लें। क्लियर? मिस्टेक नहीं करनी आप लोगों ने, एक्सपेरिमेंट पेपर्स की बात कर ले, डन। वहां पे बैठे हुए कैलकुलेटर उठा लें, आपने कुछ भी करना है आपके हाथों में कैलकुलेटर, बस बाद में लोगों को बता देना कि आपका ताल्लुक कहां से है। तो ये 6 रुपीज हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। मैं इधर सॉल्व कर रहा होता हूँ ना सिर्फ इस वजह से कि आपको आदत पड़े कि जब हमारा टीचर ऐसा करता है तो हम भी ऐसे ही करें। तो ये 6 रुपीज आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब हम लोगों ने इस पे अप्लाई कर देना है फिक्स कॉस्ट में। फिक्स कॉस्ट के लिए कोई सा एक इसमें से पॉइंट आपने पिक कर लेना है और इसको कॉस्ट इक्वेशन में पुट करना। अब कॉस्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी? y की वैल्यू क्या आ रही है? इज इक्वल टू m, और m की वैल्यू अभी कैलकुलेट की
कितने यूनिट्स पर प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो यहां से फिक्स्ड कॉस्ट आ गई कितनी 1000, तो फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू 1000 आ गई। ये लो ब्रेक इवन पॉइंट 1000 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या 7800 is equal to 6 into 300 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये 6000 है। तो उस टाइम मिस्टेक क्या हुई थी 6000 यहाँ पर, अच्छा 6000, तो अब 6000 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6 इज इक्वल, तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। क्लियर, इतना सा है चैप्टर नंबर 1 बस। और आप देखो क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या पॉइंट है जो इन क्वेश्चन में मिस हो गया हो आप लोगों से, या कोई ऐसी ट्रिक जो इन क्वेश्चन में, तो क्या मैं चैप्टर नंबर 1 के लिए जाके 100 क्वेश्चन सॉल्व करूं? नहीं, जरूरत नहीं है मुझे। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं बेवकूफी कर रहा हूं। क्यों? मैंने क्या QM ही पास करनी है क्या? मैंने बाकी सब्जेक्ट नहीं पास करने? क्या मैंने उसको टाइम नहीं देना? तो आप ऐसे लोगों से जरा ना मुतासिर होना जो पूरी रात QM कर रहे, जो पूरी रात अकाउंटिंग उठा के बैठे हुए, करने दो। आपने डेली बेसिस पे अपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। क्लियर? और हर सब्जेक्ट के साथ आपने इंसाफ करना है, तब जाके सारे पास होंगे। यहाँ पे देखें, seller wants to earn a profit of ₹21,000 in 1 month by selling 200 units। अब उसने मुझे बता दिया कि यार मैं ना 200 यूनिट सेल करके ना प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा हूँ 21,000 रुपीज का। फिर कहते हैं इफ देयर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹9,000 पर मंथ एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज ₹250 पर यूनिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। करने दो उसे जो कर रहे हैं। अब क्या, मैंने देखा यार उसने मुझे प्रॉफिट बता दिया, फिक्स्ड कॉस्ट बता दी, नंबर ऑफ यूनिट्स बता दिया, उसी टाइम माइंड में क्लिक को प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? तो देखो प्रॉफिट, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, रेवेन्यू कॉस्ट वगैरह ना सोचो। आपने क्या करना है, प्रॉफिट 21,000 क्लियर इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन। और टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। बेटा नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन नहीं है, तो आपने उसको मिसिंग वैल्यू कंसीडर करना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 200 और ये मिसिंग वैल्यू, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैंने x कंसीडर किया और नंबर ऑफ यूनिट्स 200 हैं, इसमें से माइनस कर दें फिक्स्ड कॉस्ट उसने बताइए आपको, और फिक्स्ड कॉस्ट हमारे क्वेश्चन की कितनी है 9,000, माइनस कर दे इसमें से 9,000, शिफ्ट सॉल्व इक्वल 150। आपको क्या मिल गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 150 मिल गया। ओके, साथ में क्या गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे फाइंड करते रहते हैं हम लोग, हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, मुझे नहीं पता एक्स सपोज कर ली, माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर? 400 चलें, डन जी। क्वेश्चन 22 देखें, मैन्युफैक्चरर सेल्स 1500 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट ₹12 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस बता दी, नंबर ऑफ यूनिट्स बता दिए, तो यहां से टोटल रेवेन्यू डिटरमिन हो सकता है। फिर कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट 6,000 रुपए है, कहते हैं व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एट द, तो मेरे माइंड ने उसी टाइम क्लिक किया यार ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, क्या ऐसा नहीं है? तो भाई जितना ये मेरे पास रेवेन्यू होगा इतनी ही कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है। अब अगर आप लोग देखें इस टोटल कॉस्ट में से अगर मैं ये फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं, टोटल कॉस्ट में से अगर ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन गई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दूं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। क्लियर? या इससे पहले वाली बात आपको समझ आ चुकी थी कि आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है 18,000, तो ये देख 18,000
इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन नहीं है, मैं सपोज करूंगा, लेकिन मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन है, तो 1500 x और इसमें प्लस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 6000। क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं कंट्रीब्यूशन आपके पास 5 रुपए की है, सेल प्राइस पर यूनिट 8 रुपए है। अब देखें कंट्रीब्यूशन दे दी और सेल प्राइस दे दी, बेटा वेरिएबल कॉस्ट फाइंड हो सकती है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो भाई मैंने 8 में से क्या माइनस किया होगा कि 5 आ गया होगा 3, तो 3 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है उसकी, इन कैसे अगर पूछ ले तो। अच्छा उसने क्या कहा, कहते फिक्स कॉस्ट 22,000 रुपए, फाइंड द प्रॉफिट इफ 5200 यूनिट्स आर सोल्ड। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रॉफिट पूछ रहा है, क्या हमें पता है कि भाई मैं टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड करूं। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, इसमें से माइनस कर दूं फिक्स्ड कॉस्ट कितनी 4000 का प्रॉफिट। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट कहता है देयर इज डायरेक्ट डैश रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेक इवन पॉइंट एंड सेल प्राइस। अच्छा बेटा ब्रेक इवन पॉइंट पे ना 3 चीजें हमारे पास आ रही होती हैं, एक तो कॉस्ट में 2 कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल, और तीसरी सेलिंग। ब्रेक इवन पॉइंट इन पे डिपेंड कर रहा हो। अब अगर आप लोग अपनी सेल प्राइस को इंक्रीज करते हो तो आपको अपना ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज करना पड़ता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट, मैंने गलत बोला है, अगर आप लोग अपनी सेल प्राइस को इंक्रीज करते हो तो आपको अपना ब्रेक इवन पॉइंट डिक्रीज करना पड़ता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट और सेलिंग प्राइस के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर। जबकि कॉस्ट चाहे वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे फिक्स्ड कॉस्ट हो, इनके दरमियान हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है कि वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज करने से फिक्स्ड ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन, सेल प्राइस और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कर देंगे। मुझे ये बात याद नहीं रही, क्वेश्चन आ गया तो पता नहीं डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, यार मैं जाके फाइंड कर लूंगा। अपनी तरफ से मैं सपोज करूंगा कि सपोज फिक्स्ड कॉस्ट है 1000। क्लियर। अपनी तरफ से सपोज करूंगा कि सेल प्राइस है 15 और वेरिएबल कॉस्ट है 10। ब्रेक इवन पॉइंट कितना है 200। ये बात क्लियर। अब आपने देखे रिलेशनशिप किसके दरमियान बताना है, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट, तो उसी को चेंज कर दो। गॉट इट। मैंने कहा कि भाई यहां पर जो मेरी सेल प्राइस है ना वो चेंज हो गई, ये 15 नहीं है और ये इंक्रीज हो के सपोज के 20 हो, मैंने इंक्रीज किया तो ब्रेक इवन पॉइंट कम हो गया, इनवर्स रिलेशन। ओके, थ्योरी को भी कॉन्सेप्ट से तैयार आप इजीली उसको आंसर कर। अब क्या मैं रट्टा लगाता रहूं कि कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप, सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, रट्टा लगाऊं? फार्मूला अप्लाई करो, वहां पे वैल्यूज को खुद चेंज करके देख लो कि क्या चेंज आ। गॉट इट। कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी आपसे अक्सर पूछा जा सकता है, जिस तरह का क्वेश्चन आए क्या पूछ सकता है ना, मैंने कोशिश किया है कि उस तरह का एक एक कॉन्सेप्ट इसमें जरूर होना चाहिए। जैसे a producer knows that his fixed cost is ₹56 and a variable cost is ₹8 per unit and the selling price is ₹15 per unit, but recently government imposed taxes at a rate of 20% of sale price। अब ये बात जरूर याद रखिएगा कि वहां पर वो जो टैक्सेस का रेट है वो मैंने सेल प्राइस के ऊपर अप्लाई करना है, उसका 20% लेना है, या मैंने वेरिएबल कॉस्ट का करना है, या मैंने टोटल कॉस्ट का करना है, ये बात जरूर से देख लेना। तो सेल प्राइस का मैंने 20% टैक्स पे करना है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, बट मैन्युफैक्चरर इज अनएबल टू इंक्रीज हिज सेल प्राइस। अगर वो ना भी कहे, आपने अपने रेवेन्यू को चेंज नहीं करना, आप अपनी सेलिंग प्राइस को चेंज ना करना, कोई भी एडिशनल आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ गई पर यूनिट के हिसाब से, तो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को चेंज कर। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा नेक्स्ट देखें,
Due to high competition, under these circumstances, his break-even sales will increase or decrease with dash unit. अब हमने बताना है, हमें ये नहीं बताना है कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, हमने ये बताना है कि इस चेंज के बाद उसके ब्रेक इवन पॉइंट पर असर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर सपोज बात होती सिर्फ दो ऑप्शन तक, इंक्रीज डिक्रीज, तो मैं बगैर कैलकुलेशन के उसे आंसर कर सकता। कैसे कि यार वेरिएबल कॉस्ट पहले मुझे पड़ रही है 8 रुपीज, जब मैं टैक्स पे करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, 8 रुपीज मैं सप्लायर को दूं और प्लस मैं टैक्स भी गवर्नमेंट को पे करूं तो मुझे एक यूनिट ज्यादा कीमत पे मिलेगा। तो हमने अभी पढ़ा कि अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि यार ये मेरे सोल्यूशन नहीं हो। क्लियर? अब बात आ जाए इंक्रीज हुआ कितने से। अब हम लोग क्या करेंगे, हम बिफोर चेंज सबसे पहले जाके ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड कर लेंगे। कितना आ रहा है, 5600 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 8, कितना? अगर टैक्स इंपोज ना हो तो ब्रेक इवन पॉइंट है 800 यूनिट। क्लियर? टैक्स इंपोज हो गया। अच्छा, कितना टैक्स लगा? सेल प्राइस का 20%, 3 रुपए, 3 रुपीज पर यूनिट टैक्स लग गया है। इससे पहले वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? इससे पहले वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8 रुपीज, 3 रुपीज, 3 रुपीज का आप लोग टैक्स पे कर रहे हो। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई है? तो अब जब ब्रेक इवन पॉइंट आप लोग फाइंड करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना हो गया, पहले कितना था, कितने से इंक्रीज हो गया, राइट? बेटा नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इक्वेशंस को डिस्कस करना था, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। ऐसा ही है ना? क्वेश्चन नंबर 4, भाई यहाँ पे ना ऑल्टरनेटिव मेथड यूज किया करें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कैलकुलेटर कहीं पे भी हेल्प नहीं करेगा, तो सिंपल सी बात है भाई, मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 923 हो और जिनको अगर ऐड करूं तो उनका सम 84 बने। तो 71 प्लस 13 किया तो 84 आ गया, 13 प्लस 74 करूं तब भी तो 84 है, मल्टीप्लाई दोनों को करूं तब दोनों का से प्रोडक्ट 923 है, तो बोथ ए एंड बी। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन को जाके सॉल्व करना है आप लोगों ने। जरूरी नहीं कि हर जगह पे आपने कैलकुलेटर ही अप्लाई, वो आपने इक्वेशंस को जाके पुट करना है, कहीं पर आप लोगों ने स्मार्ट वर्किंग भी कर लेनी है, राइट? इसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक्स वाई, कहते हैं दो को प्रोडक्ट लूं तो 6 आए, लेकिन अगर इस इक्वेशन में पुट करूं तो आंसर अब देखें 2 into 3, 3 into 2, 1 into 3, इसको बोल दो बाय बाय, इसको बोल दो ओके। अब ये दोनों ऑप्शन फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको पुट करूं 2 2 4 3 3 9 9 प्लस 4 13, यहां पे क्या है, इसको भी बाय बाय और इसको वेलकम। अब इसको अगर पुट करो तो एग्जैक्ट 12 आंसर आता। इस तरह से जाके सॉल्व, गॉट इट? ऐसे जा बेटा। नेक्स्ट तो आपके पास सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जरा भी छेड़खानी नहीं करनी और कैलकुलेटर से जाके पूछ लेना और अपने बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखी हुई है, आपने बिल्कुल ऐसे ही जाके बता देना है उसे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भाई, अब बेटा अक्सर बच्चे पता है क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि सारे गुना डिस्प्ले पे लिख देते हैं। भाई डिस्प्ले पे लिखने से आपको एक आंसर मिलना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो ये कभी भी इस तरह से नहीं सॉल्व होनी। डिस्प्ले, कैलकुलेटर की डिस्प्ले को नहीं बताना, डिस्प्ले को बताया आंसर करता है, लेकिन एक जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास एक्स की दो वैल्यूज भी पॉसिबल हो सकती हैं, तो वो आपको इक्वेशन के फंक्शंस में जाके पुट करके मिलनी है। क्लियर? अब इसके एक मेथड क्या हो सकता है कि भाई आप अब देखें यार, कॉमन सेंस की बात है, एक्स की वैल्यूज बतानी और मैं कह रहा हूं एक्स 2 और दूसरी एक्स की वैल्यू भी 2, अजीब सा लग रहा है यार, कैसा हो सकता है? तो मतलब फिर एक्स की एक ही वैल्यू है ये। क्लियर? अगर ये एक्स वाई होता ना तब 2 2 आ सकता है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की ही वैल्यू है तो 2 and 2 नहीं लिख सकते, ये फिर सिर्फ 2 होता है। इसी तरह -2 तो आप लोगों ने इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ पे कहता है कि भाई अगर x की वैल्यू 3 हो तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। भाई सिंपली जाके बस इतना सा काम करना है कि भाई 3 का स्क्वायर प्लस 3 के की जगह पे ढूंढते फिरना कैलकुलेटर में, वेयर इज के। तो मिसिंग वैल्यू सारी कैलकुलेटर को x ही बतानी है तुम लोगों ने, प्लस अब इसको जाके ना इज इक्वल टू करते हैं। और भाई इसका मतलब ये है कि अगर x इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका सोल्यूशन है, तो जैसे ही x को 3 पुट करोगे तो आपके पास इसका आंसर ये जरूर करो। और बच्चे बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, इज इक्वल टू 0 नहीं पुट करते, कहते हैं यहाँ तो 48 आ रहा था, और खुदा ना खास अगर किस्मत खराब हुई और उसने 48 लिख दिया तो क्वेश्चन गया। ओके, तो यहां पर केयरफुल रहना है। शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू आंसर इज -a, इस तरह सॉल्व। अब ये वाली इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 9, हमें ऐसा लगता है यार ये तो हमने कभी नहीं पढ़ी, ये क्या मजाक हो गया, टीचर ने हमें कभी बताई नहीं थी, ये तो आके आपके सोल्यूशन में आ गई। कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर ने नहीं बताई तो उससे गलती हो गई, उसे क्या पता था कि आपको जरा भी नहीं मालूम होगा। सिंपल सी बात है यार, दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसका सम 7 हो। मैंने कहा 2 + 5 7, 4 + 3 7, 1 + 6 7। मैंने कहा चलो भाई तू तो साइड पे हूं ना, कोई एलिमिनेट नहीं हुआ। ओके, मैं दूसरी इक्वेशन पे गया और यहां पे जाके मुझे थोड़ी सी बस वर्किंग करनी पड़ गई। वो क्या कि मैं x की जगह पे पुट करता जाऊंगा तो y की जगह पे पुट करता जाऊंगा 5। मैंने लिखा 2 का स्क्वायर -2 × 5 प्लस, अच्छा बच्चे यहाँ पे बताए क्या कहते हैं, इज इक्वल टू 13, शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू। यार कुछ मिसिंग है नहीं तो शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू क्यों? जब कोई लेफ्ट या राइट हैंड साइड पे कोई चीज मिसिंग हो ना, फिर उसे कहो कि सॉल्व करें। अब लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल कर रहे हो, कुछ मिसिंग ही नहीं है, उससे पूछो यार लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, उसने कहा 19। मेरे पास क्या था, मैंने इसे कहा कि सॉरी भाई साहब आपसे हमारा काम नहीं चला। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन इसी तरह से 4 का स्क्वायर -4 × 3 प्लस 3 का स्क्वायर, इससे पूछा, इसने कहा 13, हमने कहा यू आर मोस्ट वेलकम एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग गए, कहता है भाई हुरैरा साहब आपने 3 पेन परचेज किए, 8 पेंसिल परचेज की और 100 रुपए देकर आज, और आप ऐसे थे मालदार आदमी, इन्होंने जरा नहीं पूछा कि यार पेन कितने का है, पेंसिल कितने की है, इन्होंने सिर्फ ये पूछा हाँ भाई कितने पैसे बने हैं, 100 रुपए ये लो। नेक्स्ट टाइम फिर चले गए, 5 पेन लिए, 6 पेंसिल लिए, 130 रुपए देकर आ गए। इतने में किसी ने पूछ लिया कि एक पेन कितने का मिलता है, हुरैरा साहब को पता ही नहीं था पेन कितने का मिलता है। एक पेंसिल कितने की मिलती है, हुरैरा साहब को ये भी नहीं पता था एक पेंसिल कितने की मिलती है। क्या किसी ने कहा कि जाओ अगर ऐसी सिचुएशन है और हमारे लिए जाके ले आओ 2 पेन और बताओ तुम्हें कितने पैसे दूं। हुरैरा साहब चुप है, उन्हें पता ही नहीं है कितने पैसे दूं। तो अब आप लोगों ने उनकी हेल्प कर, क्या है कि पेन की भी कॉस्ट नहीं है, पेंसिल की कॉस्ट भी नहीं है, क्या दोनों इक्वल हो होंगे? इक्वल होते तो तुम्हें बताता ये दोनों इक्वल है। तो आपने पेन की कॉस्ट को कंसीडर कर दिया x, पेंसिल की कॉस्ट को कंसीडर कर दिया, और आपने क्वेश्चन के सीक्वेंस के साथ रहना है। ओके, जो पहले आ रहा है उसको और जो बाद में आ रहा है उसको, इक्वेशन बन गई ये देखें, यहां से एंड की जगह पे और इस की जगह पे अब पहली इक्वेशन बन गई 3x + 8y इज इक्वल टू 100। डन, इतनी सी देर लगती है इक्वेशन। दूसरी, पेन की जगह पे, पेंसिल की जगह पे, इसकी जगह पे और एंड की जगह पे आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई 5x + 6y इज इक्वल टू 130। तो आप लोग यहां पे गए जी, 3 8 100 5 6 130। आपको एक पेन मिल रहा है 20 रुपए का और आपको एक पेंसिल मिल रही है 5। अगर आपसे पूछता द कॉस्ट ऑफ पेन, हम क्या देते 20।
कहता कॉस्ट ऑफ पेंसिल, हम क्या देते 5, उसने नहीं कहा। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा कि बताओ 2 पेन कितने के, 2 पेन और 2 पेंसिल कितने के आएंगे, तो 20 into 2 45 into 2 10 is equal to 50। क्लियर? कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं होता ऐसे क्वेश्चन पे, किसी किस्म का कोई ऑल्टरनेटिव वे नहीं है, हमेशा प्रॉपर वे से जाके। ओके तो कोई, हाँ एक ऑल्टरनेटिव वे है तुक्का, और वो आपने नहीं अब यूज कर। अब यहाँ पे आए, कहते हैं यार एक चैरिटी शो हुआ और उसमें टिकट सोल्ड हुए हैं। फर्स्ट क्लास का टिकट लेंगे तो 180 रुपए देंगे, सेकंड क्लास का टिकट लेंगे तो 120 रुपए देंगे, जबकि जर्नल इंक्लूजर में जाके बैठना है जहां पे फट्टे वाली सीट्स होती है, मंसूर साहब कहते हैं 60 रुपए दे देना। ओके और फिर क्या है, कहता है जो नंबर ऑफ सीट्स है ना जर्नल इंक्लूजर की, वो हमारे पास है डबल ऑफ दैट इन द फर्स्ट क्लास। कहते हैं फर्स्ट क्लास में जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स है ना उनका डबल जर्नल इंक्लूजर की सीट्स हैं, और the number of seats in the second class was triple that in the first class। कहता है फर्स्ट क्लास में जितनी भी है ना सेकंड क्लास में उसका 3 टाइम्स है, और यहां पर कितनी थी डबल, कहां जर्नल इंक्लूजर में। कहता है कि यार सारी की सारी सीट्स ऑक्यूपाई हो गई एक्सेप्ट 20 सीट्स इन फर्स्ट क्लास। क्या फर्स्ट क्लास के मतलब 20 टिकट सोल्ड नहीं हुए, वो खाली पड़े हो गए, तो क्या उनसे रेवेन्यू आया होगा? नहीं, तो फिर उनसे रेवेन्यू भी नहीं आया। उसके अलावा बाकी सारा हाल फुल था, जर्नल इंक्लूजर भी कंप्लीट, सेकंड क्लास भी कंप्लीट, फर्स्ट क्लास की सिर्फ 20 सीट्स पड़ी हुई थी। और कहता है जो इस शो से हम लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया वो, कहता है बताओ कितने लोगों ने शो अटेंड किया। अब यहाँ पे भी ना उसने बच्चों को घुमा के रख दिया, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर। क्या? सबसे पहले भाई ये देखो, हम फर्स्ट क्लास की नंबर ऑफ सीट्स को सपोज कर लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट क्लास की नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जर्नल, फर्स्ट क्लास की सीट्स की बात करूं तो मैं इसको एक्सपोज, क्योंकि पता तो मुझे ये भी नहीं है, मैंने इसको एक्सपोज कर दिया। उसने कहा कि जर्नल इंक्लूजर की जो सीट्स हैं वो फर्स्ट क्लास का डबल है, मैंने कहा 2x है। कहते हैं जो सेकंड क्लास की सीट्स हैं वो फर्स्ट क्लास का ट्रिपल है, ये इनकी नंबर ऑफ सीट्स हो। ये बात क्लियर? उसने मुझे इन सीट्स का टोटल भी नहीं बताया कि टोटल उस हॉल के अंदर सीट्स कितनी है। उन्होंने कहा रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ। यार मैंने रेवेन्यू कैसे जनरेट किया होगा? मतलब अगर मैं ये कहूं कि भाई मेरे पास सेकंड क्लास में 10 सीट्स हैं, तो सेकंड क्लास का टिकट मैं कितने में सेल कर रहा हूँ? 120 रुपए का। मैं 120 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, पर सीट जो टिकट की प्राइस है उसको नंबर ऑफ सीट से मल्टीप्लाई कर दो तो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा आप लोगों से। एम आई राइट? फर्स्ट क्लास का टिकट कितने का था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन एक्स को नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से 20 सीट्स खाली थी, तो उनसे तो रेवेन्यू नहीं आया होगा ना। तो यहाँ पे x से ना मल्टीप्लाई करते हैं ना, x माइनस 20, और इसमें जाके ऐड करना सेकंड क्लास का रेवेन्यू, सेकंड क्लास का टिकट कितने का और उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी, प्लस जर्नल इंक्लूजर का टिकट कितने का और उसमें नंबर ऑफ सीट्स, और टोटल रेवेन्यू कितना, राइट। और ये इक्वेशन जाके आपने अपने कैलकुलेटर को बता देनी है। 180 इंटू x माइनस 20 जी प्लस 120 इंटू 3x प्लस 60 इंटू 2x इज इक्वल टू 62400, और यहां से x की वैल्यू x की वैल्यू क्या है। तो इसका ये मतलब कि भाई मेरे पास फर्स्ट क्लास में टोटल कितनी सीट्स हैं,
तो सेकंड क्लास में कितनी सीट्स हैं? जनरल इंक्लूजर्स में कितनी सीट्स हैं? तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं? अगर पूछता तो 600 को टिक करते। स्टूडेंट यहाँ पे जाके ना, पहली बात अगर मैं हम यहाँ पे 100 लिख देता ना, बच्चा जाके एक्स की वैल्यू जाके टिक कर देता है। नहीं करनी, वो तो सिर्फ फर्स्ट क्लास की नंबर ऑफ सीट्स हैं। सेकंड क्लास की पूछता तो हम लोग उसे बताते हैं कि हमारे पास 300 है। थर्ड क्लास की पूछता नंबर ऑफ सीट, हम लोग कहते हैं 200। उसने कहा नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? यार इसको 100 नहीं कंसीडर करना, इसमें से 20 सीट्स तो खाली हैं। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे होंगे? 600 की सीट्स में 20 सीट्स खाली हैं, 500 सीट। क्लियर? कोई ऑल्टरनेटिव वे यूज नहीं, प्रॉपर मेथड से सॉल्व कर। कहते हैं कस्टमर पेड 800 फॉर शैम्पू, हेयर कंडीशनर एंड हेयर स्प्रे। द कंडीशनर कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज द शैम्पू बट द हेयर स्प्रे कॉस्ट 100 लेस देन द शैम्पू, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द हेयर स्प्रे। किसी भी एक की कॉस्ट पूछ सकते हैं। अब देखिए आप लोगों ने ना पहले रिलेशनशिप चेक करना है कि यार रिलेशनशिप क्या बता रहा है। फर्स्ट वाला रिलेशनशिप कहें, कहते हैं यार टोटल जो बिल बना है ना वो 800 बना है और 3 चीजें परचेज की। क्या कहते हैं? शैम्पू परचेज किया, हेयर स्प्रे परचेज किया, हेयर कंडीशनर प्लस हेयर स्प्रे परचेज किया और टोटल पेमेंट कर दी। क्या मैंने इक्वेशन सही बनाई? अब सिर्फ आपने इनकी प्राइस देखनी है। उसने ये नहीं बताया कि प्राइस कैसी। उसने कहा यार जो कंडीशनर की प्राइस है ना शैम्पू की प्राइस का, तो मैंने कहा शैम्पू की प्राइस को अगर मैं एक्स कर दूं तो कंडीशनर की प्राइस, और कहता है जो हेयर स्प्रे की प्राइस है ना वो 100 रुपए कम है किससे? शैम्पू से। तो कितनी हो जाएगी? x माइनस 100 ऐड कर दो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन x इज इक्वल टू 125, नहीं 225। हाँ मैंने भी कहा 125 नहीं 225, ये x की वैल्यू है। और ये मतलब एक शैम्पू 225 का, क्या उसने यही पूछा है? नहीं, उसने क्या पूछा है? हेयर, और हेयर स्प्रे क्या था? शैम्पू से 100 रुपए सस्ता था। तो कितना? 125 को टिक कर। और अगर हेयर कंडीशनर पूछता तो 450। क्लियर? कहता है एक लड़का 24 साल बड़ा है अपने बाप से, हैं? तो ऐसा नहीं करना है। यंगर सम्राट ये नहीं कि बड़ा है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, नहीं हो सकते हैं, बाप की दूसरी शादी हो। अच्छा अच्छा ओके। A boy is 24 years younger than his father। तो मतलब बाप और बेटे की एज में 24 इयर्स का डिफरेंस है। इसका यह मतलब बाप और बेटे की एज में 24 इयर्स का डिफरेंस है। कहते हैं अगर 2 साल बाद जाए तो भाई दोनों की एज में 2 इयर्स इंक्रीज हो जानी है। आज जो भी उनकी एज होगी ना दोनों की एज में 2 इयर्स इंक्रीज हो गए। जब 2 साल बाद जाएंगे तो फिर क्या होगा? और उनकी एजेस का सम करें तो उनका सम 40 बनता है। कहते हैं बताओ सन की एज क्या है? ऑल्टरनेटिव मेथड अप्लाई हो सकता है लेकिन उसके लिए आपका ज़हीन होना बहुत जरूरी है। मतलब फिर ना करें अप्लाई। हाँ तो अब देखो, अब मैं फर्स्ट ऑप्शन पे गया, मैंने कहा यार अगर लड़के की एज 6 साल है तो उसके बाप की एज कितनी होगी? 24 साल का डिफरेंस है ना, 30 होगी। क्लियर? मैंने कहा चलो भाई 2-2 साल बड़े हो जाओ तुम दोनों। ये 8 साल पे पहुंच गया और ये, और मैं इन दोनों को ऐड करूं, क्वेश्चन मीट की कंडीशंस मीट, क्वेश्चन सॉल्व। ओके एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये वाला मेथड कहीं और पे अप्लाई नहीं हो रहा। जैसे चेक कर लो 8, अगर मैं कहूंगा यार लड़के की एज 8 साल है तो उसके बाप की एज कितनी होगी? 24 साल बड़ा है, कितनी? यार 40 का सम तो अभी हो रहा है, 2-2 साल इंक्रीज करो तो 44 नहीं हो जाएंगे? और जब 8 पे इंक्रीज कर रहा है तो 10-12 पे तो वैसे ही इंक्रीज कर जाएंगे। ऑप्शन ए इज राइट। गॉट इट?
मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलो और तो जरा प्रॉपर मेथड पे भी आ जाओ। कुछ बच्चे बैठे होते हैं जो कहते हैं कि सर अगर प्रॉपर मेथड बताया तो इसका ऑल्टरनेटिव बता दो, अगर हम ऑल्टरनेटिव बताते हैं तो कहते हैं नहीं सर इसका प्रॉपर मेथड बताएं। तो मतलब हर किस्म की आवाम बैठी हुई होती है, वो मतलब सिर्फ ये देख रहे होते हैं यार सर ने ये बताया प्रॉपर आता है सर को। अच्छा अब आपने पता है ना सपोज करना होता है इनकी एजेस को। अब दोनों मेथड बिल्कुल सही है कि मैं सन को अगर एक्स सपोज करूं तो उसके फादर को एक्स प्लस 24। क्लियर? दूसरी बात, अगर मैं फादर को एक्स सपोज करूं तो उसके सन को एक्स माइनस 24। क्वेश्चन ये आता है मैं क्या करूं, जो तुमने फाइंड करना है उसको एक्स सपोज करो। ओके, ताकि फर्स्ट स्टेप में ही तुम्हारे पास सोल्यूशन आए। मैंने सन की एज फाइंड करनी है, मैं सन की एज को एक्स सपोज करूंगा तो उसके फादर को एक्स प्लस 20। भाई देखिए यहां तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होता है, यहां तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अक्सर स्टूडेंट क्या कहते हैं नहीं हम इसको x और उसको y कंसीडर करेंगे। भाई आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी क्योंकि दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए हैं। मैंने सिंगल वेरिएबल रखा है, मैं एक ही क्वेश्चन से जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, आपको एक्स वाई करने की जरूरत नहीं है जब उसने रिलेशनशिप बता दिया। अब क्या करना है, उसने कहा है कि भाई इसमें भी 2 साल ऐड कर दो इसकी एज में, और इसकी एज में भी 2 साल ऐड करके जब दोनों को जमा करो तो ये 40 साल के बने। हमने जाके कैलकुलेटर से पूछ लिया, उसने कहा x इज इक्वल टू 6 और हमने टिक किया। क्लियर? मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज दैट ऑफ हिज सन बट आफ्टर 22 years it will only be find his। भाई नहीं आती इक्वेशन बनाना ना परेशान हो, ये मैंने एज प्रॉब्लम्स इसीलिए रखे हुए हैं कि इन केस कोई आ जाता है तो उसको ना जरा एक्टिव माइंड होके सॉल्व कर ले। कहता है कि यार मुझे बताओ प्रेजेंट एज किसकी, हिज। अब हिज से क्या मुराद है, फादर की बात कर। ओके, जब वो डिस्कशन फादर की कर रहा है तो हिज से मुराद फादर, कि फादर की एज क्या हो। अब क्या कहता है, कहते हैं यार जो फादर की एज है ना अपने सन की एज का 3 टाइम्स है। आज अपने सन की एज का, अगर सन है ना 10 साल का तो फादर की एज 30 साल, सन है ना 15 साल का तो फादर की एज 45 ईयर्स है, सन है ना 1 साल का तो फादर की एज 3x। गॉट इट? गॉट इट? अच्छा सुने सुने सुने, कहते 22 साल के बाद तो दोनों की एज में 22 साल का इजाफा कर दो। जो आज 15 साल का है 22 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, 37 साल का हो जाएगा। ओके, और जो आज 10 साल का है 22 साल के बाद वो 32 साल का हो जाएगा। इसी तरह फादर की एज भी 22 साल ही इंक्रीज होगी। तो कहते हैं तब ट्वाइस है इनकी एजेस, तब एजेस ट्वाइस। बस यही कंडीशन मैंने जाके यहाँ पे ढूंढ। अब यहाँ पे देखा ना मैंने 68, कहते हैं प्रेजेंट एजेस। 68 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 3 करूं सन की एज फाइंड करने के लिए, ये ना बिल्कुल प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा। ओके, मतलब ये कुछ वैल्यू आ रही है 22.67, ये इस तरह से मेरे पास आ रही है। ओके, इसी तरह 70 को भी करूं तो ये कोई प्रॉपर मेरे पास एज नहीं आ रही, और मैं 66 को डिवाइडेड बाय 3 करूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 20। तो पहले आपने ऐसे ऑप्शंस को पकड़ना है जो इजीली सॉल्व हो सके। अब देखो फर्स्ट कंडीशन मीट कर गई कि अगर सन की एज मैंने कहा 22 साल है तो उसके फादर की एज उसकी एज का 3 टाइम्स है। तो देखो 22 into 3 is equal to 66। ये बात क्लियर? मैंने कहा चलो भाई दोनों ही बड़े हो जाओ 22 साल से। तो देखो इसकी एज कितनी हो गई, सन की एज, और उसके फादर की एज कितनी हो गई, ट्वाइस हो गई। क्वेश्चन सॉल्व, डन। और ये कंडीशन कहीं और मीट नहीं होनी। जैसे 72 डिवाइडेड बाय 3 करके जरा सन की एज फाइंड करना।
जी 24, अब इसमें 22 करें तो ये 46, इसमें 22 करें 94, तो 46 का ट्वाइस कितना होता है 92, जबकि ये कितना है, क्या ट्वाइस आ रहा है, ये ट्वाइस से ज्यादा है, कैंसिल कर दो। क्लियर? अच्छा बेटा, सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, 10 + 8 3 + 15 7 + 11 5 + 13, जहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। डन? अच्छा फिर क्या कहते हैं, कहते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर इज 194, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 164, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और 15 तो 225, सॉरी ये तो वैसे ही ज्यादा हो जाते हैं। ये मेरे पास 49 और 169, सॉरी 121, तो ये भी नहीं, 25 + 169 बन गया 194, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, इसी तरह से कहते हैं सर्टेन नंबर डिवाइडेड करें, सॉरी व्हेन एडेड टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर रिजल्ट्स इन 8.75, तो कहते हैं नंबर क्या है क्या। अब देखो यार, जरूरी नहीं कि आप हर टाइम ऑल्टरनेटिव मेथड, आपने अपने माइंड को रेडी रखना है इजी मेथड के। क्या भाई क्वेश्चन पढ़ो और मुझे क्विकली बताओ इजी मेथड कौन सा है, तो आपके माइंड ने कहा कि यार ये बड़ा इजी मेथड है। कहते हैं एक नंबर लो, उसको ऐड करो उस नंबर के स्क्वायर के साथ, तो तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाता है 8.75, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैलकुलेटर से पूछो, तो कैलकुलेटर ने आंसर कर दिया 5/2 -7/2, लेकिन बस ये रीअरेंज करते x² + x और -8 नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक कैलकुलेटर के फॉर्मेट के मुताबिक ही उसे बताना है। तो कैलकुलेटर कह रहा होता है ax² + bx + c = 0। क्लियर? ये क्या आंसर आ रहा है, बोथ ए एंड बी। क्लियर? सर्टेन नंबर, तो मैंने कहा वो x है, व्हेन एडेड, ये मैंने ऐड कर दिया, स्क्वायर द नंबर, उस नंबर का मैंने स्क्वायर ले लिया, रिजल्ट इज इक्वल टू 8.75। अब गुड, अब जैसे ही मैंने देखा भाई मेरे पास एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है और उसकी जो पावर है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने कहा ये तो कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाती है। मैं कैलकुलेटर के पास गया, भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। कैलकुलेटर ने कहा कि इक्वेशन को इस तरह से रखो। ओके, तो मैं पहले इसको इस तरह कन्वर्ट किया, मैंने -x² + x -8.7, ये माइनस नहीं है प्लस है, -8.75 इज इक्वल टू 0। अब कैलकुलेटर ने कहा मैं इसे सॉल्व कर लूंगा, क्या 1 1 -8.75 इज इक्वल टू, अब ये देखो, नहीं ये 5/2 -7/2 बोथ ही हैं। ऑल क्लियर? इसी तरह बेटा अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें। अब आपके ना ये सारे कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो जाएंगे सिर्फ इन्हीं एमसीक्यू से। हर चैप्टर की ना एक जैसी नेचर नहीं होती, हर चैप्टर के लिए थ्योरी पढ़ाए, इक्वेशंस की कोई ऐसी थ्योरी नहीं, लेकिन आप लोगों ने ये बात हमेशा याद रखनी है, आपने बुक रीडिंग करनी। आपकी चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, आपने स्टडी टेक्स्ट रीड करना है। भाई छोड़ते हैं बाकी सब कुछ, स्टडी टेक्स्ट का दामन ना छोड़, वो अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ। बहुत सारी चीजें, और उसकी ना एक एक्टिव रीडिंग करनी है, मतलब पढ़ो एक ही मरतबा, लेकिन ये पता हो कि मैंने आज पढ़ा क्या, कहां पर क्या कुछ लिखा हुआ था। बुक से बात करो कि तुम क्या बोल रही हो, उसे बात करो और वो बातें तुम्हें याद रहे, आए क्या में बड़े काम आए। ओके, सारा पेपर न्यूमेरिकल नहीं होने वाला तुम लोगों का, तो मेंटली प्रिपेयर होके जाओ। और उसके लिए आपकी बुक रीडिंग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सारी बुक एक ही दिन में नहीं रिवाइज होती, ये ऐसे ही पढ़ो जैसे हम लोगों ने रिवीजन सेशन बनाए कि अगर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कोई भी चैप्टर, तो तुम उसकी बुक रीडिंग करो। क्लियर? उसके फार्मूलाज उसी दिन देखो, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन उसी दिन, बस इतना टाइम तो अपने सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कहते हैं द चार्जेस ऑफ अ हायर्ड कार आर
8 per kilometer for the first 60 kilometers, 6 per kilometer for the next 60 kilometers, rupees 4 per kilometer for any further journey. If the balance amount left over with Mr. Rashid is 1/4 of the what he paid towards the charges of the hired car for traveling 450 kilometers, how much money did he have initially with him? आप लोग इतनी स्पीड से पढ़ने के बाद भी यही सोच रहे होंगे पता नहीं क्या पढ़ना है, लेकिन मैं जब पढ़ रहा होता हूँ ना तो मुझे पता होता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। आपने ऐसा ही पढ़ना, आपको पता हो कि आपने क्या पढ़ना है, वो क्वेश्चन दोबारा ना पढ़ना पड़े। बेसिकली वहां से ये कहना चाह रहा है कि भाई रेंट अ कार का बिजनेस है, और अब क्या हुआ कि उन्होंने ना स्लैब रेट्स बनाए हैं। उन्होंने कहा है कि यार अगर आप गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आ जाए, वहां पे हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती है कि कसम खुदा की यहाँ तक गया था, मैं तो मुल्तान गया ही नहीं, वो मीटर रीडिंग देख लेगा, भाई तू चाहे जहां मर्जी गया, मीटर रीडिंग के मुताबिक मुझे किराया दे। ओके, कहते हैं कि अगर आप 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो ना तो पर किलोमीटर में आपसे 8 रुपए चार्ज करूँ। नेक्स्ट अगर आप लोग 60 किलोमीटर से आगे जाते हो तो अगले 60 किलोमीटर के लिए मैं आपसे 6 रुपीज चार्ज करूँ। अब टोटल ये कितने हो गए 120 किलोमीटर। कहता है इससे भी आगे आप सफर तय करते हो तो 4 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से मैं आपसे चार्ज। और फिर क्वेश्चन में ट्विस्ट आते गए। तो सबसे पहले अब अगर आप सपोज रेंट अ कार का आपका बिजनेस है, आपके वालिद साहब ने ये स्लैब रेट बना के रखे हुए हैं और वो कुछ दिन की छुट्टियों पे चले गए, आपसे कोई गाड़ी लेके चला गया, वापसी आया, आप उसे कितना चार्ज करोगे? आप उससे क्या कहोगे भाई कितने पैसे बन गए इतने टाइम के? उसने कहा हाँ भाई 450 किलोमीटर का डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया, बताओ कितने पैसे दूं? आप उससे क्या डिमांड करोगे कि भाई कितने पैसे दो? आप फिर ऐसे कैलकुलेट करोगे, आप उसे कहोगे कि भाई 8 रुपीज तो फर्स्ट 60 के लिए हैं, क्लियर, प्लस 6 रुपीज नेक्स्ट 60 किलोमीटर के लिए हैं, प्लस 4 रुपीज रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए हैं। तो टोटल कितना 450, उसमें से 120 के पैसे ले चुके, बाकी कितना बच गया? तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि ये टोटल चार्जेस कितने बढ़ते हैं। तो टोटल चार्जेस हमारे पास यहां से कितने बढ़ जाएंगे, यहां से कैलकुलेट कर लें, 8 इंटू 60 प्लस 8 इंटू 60 प्लस 6 इंटू 60 प्लस 4 इंटू, तो टोटल अमाउंट हमने उसको कितनी पे कर दी तो 160। ये बात सब बच्चों को क्लियर है? ये आप इस तरह से हिसाब लगाएंगे। अब उसने आपसे ये नहीं पूछा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के ऊपर आप रेंट कितना पे कर या रिसीव, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा ये ट्रेवल करने के बाद मिस्टर राशिद के पास 1/4 ऑफ व्हाट ही पेड टुवर्ड्स वो बाकी रह गया उसके पास। तो उसने कितना पे किया है? इसका 1/4 अभी भी उसके पास मौजूद है, तो हम इसका 1/4 फाइंड कर लेंगे 540। तो कहता है इनिशियली उसकी पॉकेट में कितने पैसे थे, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो इनिशियली उसके पास कितने पैसे थे, तो 2700। गॉट इट? ये इसका सोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट देखें, a theater sold 500 tickets amounting to rupees 6,000 in one show. The tickets were sold to adults for rupees and to children for rupees. How many adults and children are attending the show? Common sense थी यार, टोटल कितनी टिकट्स सेल की हैं? तो देखो 250 प्लस 180 500 होता है, तो छोड़ दो बस, ऑप्शन ही नहीं है। 320 180 चांसेस हैं, 350 150 चांसेस हैं, 220 280 500 पूरा, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया 500। क्लियर? अब क्या उसने कहा है कि हम लोगों ने टोटल कितनी अमाउंट इकट्ठी कर ली, किस तरह से? कहता है अडल्ट्स को जो हम लोगों ने टिकट सेल किया
और बच्चों को तो ए में पुट करेंगे, ए में ना करना, वो तो कैंसिल कर चुके हैं, तो ये वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे ये देखो अडल्ट कितने 320, कितने का एक टिकट मिला इनको, इसमें ऐड कर लें। चिल्ड्रंस कितने, और इनको एक टिकट कितने का मिला, देखो क्या अमाउंट आती है, तो हमारे पास कितना होगा, नहीं गलत है, तो 315 तो 15 115 तो 5, तो ये जैसे ही हमने किया तो ये हमारा आंसर है। क्लियर क्लियर। नेक्स्ट, 3 times the square of a positive number 1 added 7 times the number results is 26, what is the number। भाई सिंपल सी बात है, 3 times the square of a, हमने कहा बाय बाय, तो फिर ए एंड बी भी नहीं होगा। क्लियर, ये कॉमन है। अब हालांकि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, कैलकुलेटर ने दोनों आंसर करने हैं, 2 and -13/3, आपने बोथ को टिक कर देना है, लेकिन मुझे किसने रोका भाई बोथ को टिक ना कर, मैंने, है ना। तो आप ये नहीं कहना कि मैंने, वहां पर किसने रोका, स्टेटमेंट ने, पॉजिटिव नंबर बता। ओके, अब चाहे नेगेटिव आंसर बनता भी है, मैंने आंसर नहीं करना उसको, मैंने बोथ भी नहीं टिक करना। क्लियर। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, कहते हैं 3 times the square of a positive number, पॉजिटिव नंबर को मैंने x सपोज किया, 3 times the square of a number when added 7 times the number, result is, question solve। क्लियर। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं एक एयरलाइन है और वो ये चाहते हैं कि 2000 सीट्स पूरी हों, ये डिमांड है उनकी, तो उन्होंने एयरक्राफ्ट परचेज करने हैं, और एयरक्राफ्ट के बारे में उन्होंने बता दिया भाई ये कंपनीज हैं, ये एयरक्राफ्ट के मॉडल हैं, और इनकी प्राइस ये है ईच, और हर किसी में ये सीटिंग कैपेसिटी है। कहते हैं कि हमारी बस ये ख्वाहिश है कि जितने 747 हो उतने ही 777 हो। ओके, ये दोनों बराबर रहे। हाँ, एयर बस आप देख लेना उसके मुताबिक, और टोटल बजट हमारे पास कितना है, 710। मैं गया ऑप्शंस के पास 2233, ये जरा समझ में आ रहे थे क्योंकि उसने कहा था कि ये दोनों, तो जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन होता है ना, आंसर उसी सीक्वेंस में होता है। तो ये देखें, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, यहाँ पर भाई एयर बस और 777 इक्वल है, उसने ऐसी तो कोई बात नहीं की, बाय बाय। और इसी तरह से अब ए और बी को देखो, अब ए और बी में से सीटिंग कैपेसिटी पहले चेक कर दो। सीटिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए गए 2 multiplied by 2 multiplied by 2 and multiplied by 3, यहाँ पे देखा 800, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, क्या टोटल 2000 हो गई, कंडीशन को मीट करके। कि अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं ना, तो 2000 सीट्स की डिमांड को फुलफिल करते हैं, फिर प्राइस से पूछें क्या 710 मिलियन में आ रहे हैं, प्राइस के पास गए, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यहां से 300, यहां से 230 और यहां से 180, ऐड किया 710, इतना सा क्वेश्चन। क्लियर। ऑप्शन बी पुट करोगे तो सीट्स ज्यादा हो जाती हैं और प्राइसेस भी 710 मिलियन से ज्यादा हो। ओके हो गया। और जब आपको एक ऑप्शन मिल चुका है तो मैं बाकी क्यों चेक करूं। डन बेटा, चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट ये जो हमारे पास चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिकल प्रोग्रेशंस के हवाले से। इसके बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं, लेकिन मैंने ना आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करना है कि इस चैप्टर में आप लोगों को क्या बातें पता होनी चाहिए और आपने इनके क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। प्रैक्टिस आप लोगों ने घर में जाके जरूर करनी है।
बेटा ये है आप लोगों का कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिकल प्रोग्रेशन के दो तरह की होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दरमियान टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम होता है तो कॉमन डिफरेंस पाया जाता है, जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के दरमियान टर्म्स के दरमियान रेशो सेम होती है तो इनमें कॉमन रेशो पाई जाती है। डिटरमिन हम लोगों ने इसको किस तरह से करना होता है कि अगर हम लोग सपोज करें कि ए बी एंड सी ये मेरे पास 3 टर्म्स है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आपने फर्स्ट टर्म के अलावा कोई भी टर्म सेलेक्ट करनी है और उसका उसकी प्रीवियस टर्म्स के साथ डिफरेंस देख लेना है। अब आपके पास b माइनस ए करें या c माइनस बी करें तो आपके पास आंसर इक्वल आएगा और ये आपके पास डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम कहें कि ए बी सी ये मेरे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो अब हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए बेटा कॉमन रेशियो सेम होती है। कॉमन रेशियो ये वो नंबर होता है जो हमारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें नेक्स्ट टर्म्स के बारे में बता रहा होता है। अब क्या है, जब कॉमन रेशियो फाइंड करनी होगी, कॉमन रेशियो क्या है, तो फर्स्ट टर्म के अलावा कोई भी टर्म सिलेक्ट करें और उसको उसकी प्रीवियस टर्म्स के साथ डिवाइड कर दें तो रेशियो की वैल्यू आ जाती है। मतलब b अपॉन ए कर दो या c अपॉन b कर दो, दोनों सिचुएशंस में आंसर सेम आएगा। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है, जैसे कि अगर आप इस बॉक्स को जरा गौर से देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे फ्रैक्शंस मौजूद हैं दोनों साइड पर, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं कह दूं बी से मल्टीप्लाई हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब अगर आप लोग जरा प्रोग्रेशन के ऊपर वापस जाओ तो बी मिडल की टर्म थी, ए सी उसकी एक्सटर्नल टर्म्स थी, तो बेटा इसका मतलब ये है मैं कह सकता हूं कि इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म। ये जो बात मैंने बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिखी हुई है वो स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे ही बन जाती है कि एज ए मिडल की टर्म का स्क्वायर अपनी एक्सटर्नल टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। गॉट इट। इसी बात को हम कुछ यूं कह सकते हैं, अगर ये बी स्क्वायर का स्क्वायर एंड करूं तो अंडर रूट लूंगा तो ये अंडर रूट मुझे दूसरी साइड पर भी लेना पड़ेगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी। और अगर यहाँ पे गौर करें और आप ज्योमेट्रिक मीन पढ़ चुके हैं तो आप लोगों को पता है ज्योमेट्रिक मीन में आपने कहा था nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज, तो कितनी वैल्यूज हैं 2 a एंड c, तो कौन सा रूट आएगा, स्क्वायर रूट ही लगा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी इज इक्वल टू b। तो मैं कह सकता हूं द मिडल टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म। गॉट इट। और अगर मैं एपी की बात करूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तो हम लोग कह सकते हैं द मिडल टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म। गॉट इट। अब जरूरी नहीं कि 1 2 3, मतलब ये क्वेश्चन कुछ यूं भी हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है, कॉमन सेंस की बात है भाई। आपसे क्या थे कि यार ये लो ये तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी मिडल की टर्म, चले मैं इसको मिडल की टर्म कंसीडर करके मैं इसको ले लेता हूँ। अभी जो टर्म्स हमें शो हो रही है उसके मुताबिक मैंने प्रूफ करना है ना। अब ये देखें आपसे भाई क्वेश्चन में कहा जा सकता है तो फर्स्ट टर्म इज 2 and the fifth term is 32 in geometric progression, find fifth term। तो आप लोग फार्मूलाज की दौड़ में लग जाएंगे, ना लगना। ओके क्या करना, थोड़ी सी कॉमन सेंस, तो यार फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म की मिडिल टर्म कौन सी बनती है 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आंसर आता है 3। मिडिल की टर्म 3 है और वो पूछ क्या रहा है मिडिल की टर्म थर्ड टर्म। क्या आपको मेरी बात समझ आई? तो भाई जाके इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लो। किसका 2 and 32 का जाकर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लो। देखो क्या आता है ज्योमेट्रिक मीन 3 × 2 = 64, 64 का अंडर रूट 8,
क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखो थर्ड टर्म 8 है। ओके इसी तरह अगर मैं 8 का स्क्वायर लूं क्या आंसर आता है 32 इंटू 2 64। गॉट इट। ये बात क्लियर। इसी तरह अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जाएं आप लोग, ये इसकी मिडिल की टर्म कंसीडर करता हूं, ये फर्स्ट टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ऐसे ही है ना। और आपसे कहूं थर्ड टर्म बता दो, तो आपने क्या करना है, आपने जैसे ही देखा यार थर्ड टर्म तो इन दोनों की मिडिल की टर्म है, तो 10 और 2 का अरिथमेटिक मीन ले लेना, 2 + 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। ये लो मिडिल की टर्म आ गई है। अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही हो, तो आप लोगों ने ऐसे ही फाइंड। क्लियर हो गई बात? गुड। इस प्रॉपर्टी की समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा नेक्स्ट जो इस चैप्टर में हमारे पास इंपॉर्टेंट है बेटा, एक तो ये डिफरेंस वगैरह फाइंड करने के लिए, कॉमन रेशो फाइंड करने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर हमारे पास आता है nth टर्म फाइंड करना। nth टर्म से मुराद है लास्ट टर्म फाइंड करना, किसी भी नंबर के टर्म फाइंड करना। तो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो आपने फार्मूला यूज करना है nth टर्म फाइंड करने का, a + n in -1 into d। और अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो फार्मूला यूज करना है a⁻n−1। क्लियर? और अगर सम फाइंड करना हो तो बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम फाइंड करने के दो फार्मूलाज हैं, डिपेंड करता है डाटा के ऊपर। अगर आपको डिफरेंस की वैल्यू नहीं दी गई, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो n/2 × a + n ये फार्मूला यूज करना। लेकिन अगर लास्ट टर्म का पता नहीं है और डिफरेंस की वैल्यू का पता है हमें, तो फिर हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए n/2 × 2a + n−1 × d। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा नेक्स्ट देखें बेटा, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने सम फाइंड करना हो तो इसमें भी दो फार्मूलाज हैं, लेकिन ये डिपेंड कर रहे होते हैं कॉमन रेशो की वैल्यू के ऊपर। अगर कॉमन रेशो की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो आप लोगों ने फार्मूला अप्लाई करना होगा a × r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1। और अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो आपने फार्मूला यूज करना होगा a × 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r। ये बात क्लियर हो गई? यहाँ पर अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि यार पता नहीं मैंने r को पहले लिखना था या 1 को पहले लिखना था। विच एवर इज ग्रेटर कम्स फर्स्ट। बस आपने ये बात याद रखनी है, विच एवर इज ग्रेटर कम्स फर्स्ट। r ग्रेटर है 1 से तो r पहले, 1 ग्रेटर है r से तो 1 पहले। जो सीक्वेंस न्यूमरेटर में वही सीक्वेंस डिनोमिनेटर। क्लियर? अच्छा याद हो जाएगा ना? और उसके बाद हमारे पास द लास्ट फार्मूला सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। और अगर आप लोगों ने ये फाइंड करना होता है, इसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - कॉमन रेशो। ये बेसिकली डिराइव किया जाता है ये लास्ट वाले फार्मूले से, जिसमें r की वैल्यू लेस देन 1 हो। बेटा इनफाइनाइट सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होती, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइंड नहीं हो सकता। इनफाइनाइट सीरीज का सम सिर्फ उस टाइम फाइंड होता है जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो और r की वैल्यू लेस देन 1 हो, तब फाइंड होता है, अदरवाइज नहीं फाइंड कर सकते। तो उस सिचुएशन में अब देखिए n को हम लोग इंफिनिटी कर देंगे, n की जगह पे नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, इंफिनिटी कर देंगे, तो एनी कांस्टेंट नंबर रेज्ड टू पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। ये हमेशा याद रखें, एनी कांस्टेंट नंबर रेज्ड टू पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। तो r की चाहे जो मर्जी वैल्यू हो, जैसे इसको इनफाइनाइट करूंगा उसके आंसर 0 हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 - r। क्लियर? तो इनफाइनाइट सीरीज से रेलेवेंट भी आपसे आपके एग्जाम्स में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई इशू? ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आपने जस्ट 1 टाइम इसकी रीडिंग कर लेनी है। जी बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन में अगर आप लोग ये देखें, फर्स्ट क्वेश्चन देखें ना, तो आपसे कह रहा है k+1। अच्छा जो प्रोग्रेशन में टर्म्स के दरमियान सेपरेटर होता है ना, वो कॉमा होता है। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कभी भी टर्म्स का सेपरेटर नहीं होता। तो ऐसा मत समझना k+1 तो k अलग से है 1 अलग से है, ऐसा नहीं है। k+1 एक ही टर्म है। फिर
3 के सेकंड टर्म है, फिर 4 के प्लस 2 थर्ड टर्म है। कहते हैं के की वैल्यू बताओ अगर ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो तो बेसिकली यहाँ पर आपने ना कॉमन डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई करना है। कॉमन डिफरेंस के फार्मूले में देखें, मैं अगर कह दूं कि यार ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो हमने क्या पढ़ा था कि b माइनस ए इज इक्वल टू, तो जाके जस्ट वैल्यूज को पुट करें और आपका क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन जहां पर ना नेगेटिव के साइन का ख्याल रखना है। जैसे मैं अगर मिडल की टर्म लिखूं, मिडल की टर्म क्या आ रही है मेरे पास, ये माइनस मैंने फार्मूले वाला लिखा, इसके बाद फर्स्ट टर्म मेरे पास आ रही है k प्लस 1, लेकिन मैंने यहां पर k माइनस 1 लिखना है। नेगेटिव साइन की वजह से आने वाली टर्म अपने साइन चेंज करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं अक्सर बच्चे। यहां पर इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 4k प्लस 2 माइनस, और b की वैल्यू क्या है, अब जहां जहां k है कैलकुलेटर को x बताते जाएंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। राइट चलें, गुड, शाबाश। अच्छा बेटा, बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर ट्राई करने हैं, इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। ना हुए तो कल आपने मुझे बता देना है, मैं आप लोगों को इनकी भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करवा दूंगा। लेकिन ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर से इसने कैसे सॉल्व होना है उसको समझे। हम लोग यहाँ पे ना अज्यूम कर लेते हैं कि भाई कोई भी टर्म्स, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस तरह से हमें ये दिया जा सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ गया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना बता दे। क्या कह रहा है आपसे, कहते हैं यार थर्ड टर्म जो है ना वो मेरे पास है 4, और मेरे पास जो 9th टर्म है वो है मेरे पास, बताओ मेरी कौन सी टर्म 0 की इक्वल होगी, कौन सी टर्म 0 के, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ले कौन सी टर्म 0 के इक्वल होगी, सम ऑफ टर्म्स पूछ ले, ईच एंड एवरीथिंग मैं फाइंड कर सकता। कैसे? ऐसे सुनिएगा इधर गौर से, सेटअप स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे 3 नंबर और 2 की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए 2 की प्रेस करेंगे। 2 की में चले गए, x से मुराद है नंबर ऑफ टर्म्स और y से मुराद है वैल्यू ऑफ टर्म। क्लियर? x में आपने बताना है कि ये कौन सी टर्म है, y में आपने बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है, और आपने अपनी कोई सी भी 2 टर्म्स बतानी है। इसको पूरी प्रोग्रेशन बताने की जरूरत नहीं, कोई सी भी 2 टर्म। अगर प्रोग्रेशन की गिवन है फर्स्ट एंड सेकंड टर्म भी आप बता सकते हैं, लेकिन मेरे पास कौन सी टर्म्स की गिवन थी, थर्ड, तो मैं यहां पर इधर पुट कर दूंगा थर्ड, और 9th मैं यहां पे पुट कर दूंगा 9th, कि भाई मैं तुम्हें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड और 9th टर्म बताने वाला हूं। कौन सी? अब उसे वैल्यू बताओ। मैं कौन सी टर्म उसे बताने वाला हूं, थर्ड टर्म कौन सी है और 9th टर्म कौन सी है, ये मैंने इसे बता दिया। यहां तक किसी को कोई एसी की प्रेस, उसे पता है कि एपी का डाटा मिलता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद बेटा डाटा पुट करने के लिए जगह चेंज हो जाती है, लेकिन आगे सॉल्व करना एपी और जीपी दोनों के लिए सेम। क्लियर? अब हम लोग जाएंगे शिफ्ट और 1 की प्रेस करेंगे। उसके बाद आपने जाना है 5th नंबर रिग्रेशन के पास। क्लियर? और इसमें अगर आप लोग 2 की प्रेस करो तो ये है आपके पास कॉमन डिफरेंस। याद रखिएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो आपके पास b की वैल्यू है वो कॉमन डिफरेंस, और अगर आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताया होता तो ये जो b की वैल्यू है ये कॉमन रेशो। गॉट इट? कोई फार्मूला यूज करूं? जरूरत ही नहीं है। और जब थर्ड और 9th टर्म है तो डिफरेंस इतनी आसानी से नहीं फाइंड हो जाता। आप कर लोगे? अच्छा अब देखें, मुझसे उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या कहा है, मुझे बताओ कौन सी टर्म 0 हो, क्या कौन सी टर्म 0 होगी। मैं गया शिफ्ट 1 5, ये कॉमन सी बात है।
अब मुझे बताओ, मैंने नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है ना उसे, मैंने नंबर ऑफ टर्म्स कौन से कॉलम में रखी थी, एक्स में या वाई में, एक्स में, शाबाश। तो उससे एक्स पूछो कि भाई टर्म कौन सी है, 4 नंबर, क्लियर। अब वो पूछ रहा है यार कौन सी टर्म मुझसे पूछ रहा है, मैंने कहा जिसकी वैल्यू 0 हो, इससे पहले वो वैल्यू लिख लो, इज इक्वल टू, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, फिफ्थ राइट। फिर से सुनो, फिर से सुनो, ऐसा भी हो सकता था कि इस डाटा में मुझसे पूछता फिफ्थ टर्म कौन सी है, या तो 0 मुझे टर्म बता दी, कहा कि ये कौन सी टर्म है, मैंने कहा फिफ्थ टर्म है। ऐसा भी तो हो सकता था कि फिफ्थ टर्म कौन सी है, सेवंथ टर्म कौन सी है, थर्ड टर्म कौन सी है। अब मैं जाऊंगा शिफ्ट 1 एंड 5, भाई ये कॉमन है, राइट। अब बताओ, मैंने उसे अब टर्म बतानी है, मतलब टर्म की वैल्यू बतानी है, वो मैंने कहाँ रखी हुई थी, तो y को पुट करो, कहाँ पे है, ये लो। अब ये पूछ रहा है भाई कौन सी टर्म तुम्हें चाहिए, मैंने कहा फिफ्थ। कहता है भाई मुझसे पहले आके देखो, वेरिएबल से पहले कांस्टेंट लिखा जाता है, पहले लिखना। उससे बताओ यार मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए, उसने कहा ये 0 हो, रिवर्स चेकिंग हो गई। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। सम फाइंड कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा इसी तरह ये तो 0 आ गया, आपको शायद ना पता चलाओ, शिफ्ट 1 5, मैं उससे वैल्यू पूछने लगाऊं, हाँ आप बताओ कौन सी टर्म पूछे इनसे, कोई भी, 7, ये लो 7 इज इक्वल टू, कहता -4 होगी, डन, कर लोगे फाइंड। अच्छा कहता है कि सम फाइंड करके दें, तो लाजिम बात है आपसे कहेगा फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करें, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करें, ऐसे ही होता है ना। तो आपने जब सम फाइंड करना हो तो आपने पहले कैलकुलेटर को बताना है कि भाई मुझे सम चाहिए, कैसे बताओगे, ये देखो यहां से, ये जो लॉग की नजर आ रही है, इससे ऊपर देखो सम का साइन है, इसको पुट करने के लिए क्या करूं, शिफ्ट और ये, क्लियर। अच्छा इसके बाद अब उसको पता चल गया कि यार तुम सम फाइंड करने वाले हो, भाई चाहे डाटा एपी हो जीपी हो, सम फाइंड करना, लास्ट टर्म फाइंड करना, टर्म गिवन है और नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना, वो बाकी मेथड सबका सेम होता है। अब देखें सम फाइंड करने के लिए भाई जहां पर आपने एक्स पुट करना है, ये याद रखना, ये वाला एक्स जो ब्रैकेट्स क्लोज के ऊपर रेड कलर का, तो अल्फा और ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद आना है, देखिए सम मैंने किसका फाइंड करना है, वैल्यूज का, वैल्यूज का सम फाइंड करना है ना, तो उसे कहो ना यार शिफ्ट 1 5, भाई इन वैल्यूज का सम बताओ, गॉट इट। आपसे वो पूछ रहा है कि भाई कितनी वैल्यूज, तो उसे रेंज बताओ कि भाई तुम कहां से कहां तक मुझे सम बताओ। तो आपने इसके लिए सेपरेटर यूज करना है कोमा, और कोमा देखो कहां पे आपके पास आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज, तो क्या शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज फर्स्ट वैल्यू से शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज, बताओ कितनी वैल्यूज तक का सम फाइंड करें, 7, ये 7 इज इक्वल टू 14 इसका सम, ओके। इसी तरह कोई भी आ जाए तो यहाँ पर आप लोग इवन के 15 है, तो यहाँ पे ये आप लोगों ने ये बता सम फाइंड हो जाएगा, इतना सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोई इशू बेटा। अगर यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, इन केस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो हमारे पास, चलिए हम अपनी तरफ से एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ले लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है 5 15 45 एंड सो ऑन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। हम लोग जाएंगे, ये देखें अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहाँ पे जाएगा, सुनिएगा, सेटअप, और उसके बाद 3 नंबर स्टैटिस्टिक्स। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो 2 के लिए, तो मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो मैट्रिक प्रोग्रेशन है तो 6 में जाएंगे और जाके डाटा पुट करेंगे। कोई सी भी 2 टर्म्स बतानी है, मैंने उसे फर्स्ट एंड सेकंड बता दी, ये लो फर्स्ट एंड
सेकेंड। फर्स्ट टर्म क्या है 5, सेकेंड AC। अब देखो शिफ्ट 1 5, अगर 2 पे गया, देखो क्या कॉमन रेशियो है 3, उसने यही बताया है। अगर वैल्यू फाइंड करनी है शिफ्ट 1 5 और मैं सपोज के नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना चाह रहा हूं तो वो भी फाइंड हो सकती है। वैल्यू फाइंड करनी है तो भाई कौन सी टर्म आपने फाइंड करनी है। हमने उसे कहा कि भाई मुझे ना आप 8th टर्म फाइंड करके दें। कहता है 10935 है 8th टर्म 10935, ये nth टर्म का फार्मूला लास्ट टर्म ये वो है 10935। अच्छा इसका रिवर्सल भी हो सकता है। शिफ्ट 1 5 x के पास गए, हमने कहा हमें बताओ 10935 कौन सी टर्म है, कैसे 8th टर्म है। क्लियर। इसी तरह हम इसे सम फाइंड करवा सकते हैं। शिफ्ट ये लॉक की प्रेस की, ये x आ गया, उसके बाद शिफ्ट 1 5 y कोमा 1 कोमा, हमने कहा फर्स्ट 8 टर्म्स का सम हमें फाइंड करके दो। कहता है ये है। गॉट इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।